Class 12th History Chapter 2 Book Solution बिहार बोर्ड 1 सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा धार्मिक विशेषताओं का वर्णन करें अथवा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर इसके बारे में की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सिर्फ अनुमान लगते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा वैसी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से है। क सामाजिक सिंधु घाटी सभ्यता का समाज सुखी संपन्न था। परिवार का प्रधान माँ होती थी। मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते थे। वे लोगों अपने हाथों से वस्त्र बनाकर पहनते थे। महिलाएं विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती थी। लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। उस समय मनोरंजन के साधन भी थे। ख आर्थिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन यापन के लिए खेती का काम करते थे। उनके जीवन का मुख्य आधार कृषि होता था। लोग कृषि में चावल दाल गेहूं मक्का फल आदि उगते थे। खेती के साथ साथ वे लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे। वे लोग पशुओं में गाय भैंस बैल बकरी बिल्ली खरगोश आदि पालते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे उद्योग और आभूषण भी बनाते थे। ग राजनीतिक जीवन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की शासन व्यवस्था कैसा था, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि पुरोहित वर्ग शासन का कार्य करते थे। वे शासन दुर्ग में रहते थे तथा उनके शासन चलाने का अधिकार धर्म होता था। घ धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में काफी विश्वास रखते थे। लोग भूत पड़ते ताबूत जादू टोना में विश्वास करते थे। वे लोग पेड़ पौधा की पूजा करते थे। साथ ही वे लोग जानवरों और पक्षियों को भी देवता मानकर पूजा करते थे। इसके अलावा लिंग तथा देवी का पूजा करते थे। 2 गंधार कला की क्या विशेषताएं है? उत्तर गंधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। क गंधार कला उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ख गंधर कला के तहत ही भारत के नगरों का विकास हुआ। ग गंधर कला को मूर्ति बनाने में तथा भवन बनाने में देखा जा सकता है। 3 मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। मेगास्थानिज के वृत्तांत से पता चलता है कि पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों के लिए विशेष नागरिक प्रबंध की व्यवस्था की गई थी। पाटलिपुत्र में मौर्यों का शासन था जो अत्यंत ही उच्च कोटि का था। राजा सर्वोपरि होता था। राजा का मंत्री आमटी कहलाता था। मौर्य शासकों ने कठोर दंड का प्रावधान कर समाज को भयमुक्त शासन प्रदान किया जाता है कि राजा स्वयं वेश बदलकर राज्यों में घुमा करता था तथा इन लोगों की शासन व्यवस्था में चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा उच्च कोटि न्यायाधीश होता था। 4 मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। उत्तर मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत इस प्रकार से है। क साहित्यिक स्रोत इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कालिदास का नायक आदि प्रमुख है। ख पुरातात्विक स्रोत
इस स्रोत में अशोक के अभिलेख, सिक्के, कई तरह के औजार, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां आदि आते हैं। ग विदेशी यात्रियों के विवरण। चीन के यात्री फारन तथा वेगसान से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 5. मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। उत्तर: मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य निम्नलिखित है जो इस प्रकार से है। क राजप्रसार। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसार वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था। मगर हेनसेन ने 80 स्तूप को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सांची के स्तूप मौर्य वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। ख स्तूप। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 80,000 स्तूप बनवाए थे, मगर हेनसान ने 80 स्तूपों स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ग लोककला। मौर्यकालीन लोककला का सर्वोत्तम उदाहरण विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। पटना के दीदारंगज से प्राप्त चौवर धारनी की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है। 6. अशोक पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: अशोक पर कलिंग युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार से है। क कलिंग युद्ध में मरे गए हजारों लोगों को देखकर अब अशोक अपने जीवन में कभी युद्ध न करने की कसम खाई। ख कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। ग अशोक अब अहिंसा का पुजारी बन गया तथा बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करने लगा। 7. बौद्ध धर्म के महायान शाखा क्या है? उत्तर: बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कश्मीर में जब हो रहा था, उसी समय उसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। क हीनयान तथा महायान। महायान के मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध को नहीं मानते थे। महायान अमीर लोगों की संस्था थी जबकि हीनयान गरीब लोगों की। 8. अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर: अशोक का धम्म मनुष्य का व्यवहार, आचरण और शिष्टाचार को कहते हैं। मनुष्य की नैतिक बातें अशोक के धम्म के तहत आता है। अशोक के धम्म के तहत बड़े को आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि बातें आता है। अशोक जब कलिंग युद्ध को जीत लिया था, तो इसी माध्यम के तहत अर्थात धर्म के तहत उन्होंने नैतिक विचार का प्रसार प्रचार किया। 9. कार्बन 14 पद्धति क्या है? उत्तर: किसी भी वस्तु की तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक तरीका को कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। इसकी खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री प्रोफेसर लेखी ने 1948 में किया था। इसी पद्धति से किसी वस्तु के जीवन का पता चलता है। 10. महाजनपद से आप क्या समझते हैं? उत्तर: महाजनपद का क्षेत्र आज के एक राज्य के आकार का बड़ा क्षेत्र होता है। प्रारंभ में शासन की छोटी इकाई जन कहलाती थी, जो आगे यह विस्तृत होकर जनपद के रूप में जानी गई। आज भी यूपी के जिले जनपद के रूप में जाने जाते हैं। जनपद का विस्तृत क्षेत्र महाजनपद कहलाए। महाभारत के समय भारत में 16 महाजनपद थे। 11. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। उत्तर: चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गिनती भारत के योग्य सम्राटों में की जाती है। इसके निम्नलिखित उपलब्धियां थी जो इस प्रकार से है। क वो एक महान और सफल शासक था। ख वो एक साहसी व्यक्ति था। ग वो कठिन परिस्थितियों में धैर्य की नहीं खोता था।
घ वो एक बेजोड़ सेना नायक और न्यायप्रिय व्यक्ति था। अग वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। च बंगाल के युद्ध क्षेत्र में उसने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था। छ दक्षिणी भारत में उसकी विख्याति फैली हुई थी। ज उसका राज दरबार विद्वानों से खचाखच भरा रहता था। 12 किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिखिए। उत्तर किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों का नाम इस प्रकार से है। क देवगन का दशावतार मंदिर झांसी में। ख भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर में। 13 महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें। उत्तर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने लोगों के भले के लिए निम्नलिखित उपदेश दिए जो इस प्रकार से है। क सत्य बोलना चाहिए। ख चोरी नहीं करना चाहिए। ग पाप नहीं करना चाहिए। घ गुस्सा नहीं करना चाहिए। अग संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए। च सच्चा ज्ञान होना चाहिए। छ ईश्वर को नहीं मानना चाहिए। ज कर्म करते रहना चाहिए। 14 गुप्त काल की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उन्नति पर एक लेख लिखे। उत्तर गुप्त काल में भी विज्ञान क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। गणित, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान और ज्योतिष आदि का इस काल में काफी प्रगति हुई। इसके अलावा दशमलव भी की खोज और रेखा गणित की अभ्यास इसी काल की देन है। आर्यभट्ट तथा बराहमिहिर जैसे विद्वान इसी काल में हुए थे। ब्रह्मपुत्र ने न्यूटन से भी पहले पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में बतलाया था। रसायन शास्त्र में भारतीयों ने सुंदर पक्के रंगों का आविष्कार किया। इस काल में सुंदर सिक्के भी तैयार होते थे। धातु विज्ञान में भी यह कला उन्नति का युग था। 15 मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे अथवा 6ठी सदी में मगध का उत्कर्ष किन कारणों से हुआ? उत्तर मगध साम्राज्य का उत्थान भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। क मगध के उत्थान में राजनीतिक कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति ने मगध को वरदान के रूप में दिया। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, जिसमें धान की खेती अच्छी होती थी। यहाँ की जनसंख्या भी घनी थी। यहाँ के जंगल भी घने घने थे, जिससे इमारती लकड़ी मिल जाती थी। गंगा नदी किंत होने के कारण वाणिज्य व्यापार का काफी विकास हुआ था। ख मगध की राजधानी पालीपुत्र गंगा सोन तथा गंडक के मुहाने पर बसा था और यह दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित था। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, जो 7 पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए वो भी सुरक्षित था, जिसके कारण बिना भी से मगध साम्राज्य का विकास हुआ। ग मगध के पास एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त आदि।